सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की बातों में फंस जाते हैं और दूसरे वो जो बिना बोले दूसरों को अपनी डायरेक्शन में चला देते हैं। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी सोच को उलट कर रख देगा। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम मैनिपुलेशन को समझने नहीं, उसे मास्टर करने जा रहे हो। चैप्टर 1, सीमिंग कॉन्फिडेंट व्हेन यू हैवंट गॉट अ क्लू। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ जाने भी ऐसे बोलते हैं जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। और सबसे अजीब बात, लोग उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। यही ट्रिक मैनिपुलेशन का पहला दरवाजा खोलती है। कल ऑफिस में आरव के साथ ऐसा ही हुआ। बॉस ने पूछ लिया, रिपोर्ट कहां तक पहुंची? आरव को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने चेहरे पर जीरो पैनिक, स्टेडी नजरें और काल्म आवाज रखी। यस सर, सब ऑन ट्रैक है, मैं संभाल रहा हूं। मीटिंग खत्म और सबको लगा कि आरव सबसे प्रिपेयर्ड इंसान है। रियलिटी, उसे कुछ भी नहीं पता था। यह कैसे पॉसिबल है? क्यों एक इंसान जो अंदर से कंफ्यूज्ड है बाहर से इतना कॉन्फिडेंट दिख सकता है? और क्यों लोग ऐसे कॉन्फिडेंस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं? यही पॉइंट बुक के ऑथर व्लादिस्लाव ज़ख्चेंको सबसे पहले समझाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान नहीं, प्रेजेंटेशन जीतती है। ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं। अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो तुरंत बोलने की जगह 1 सेकंड का पॉज लो। ये पॉज तुम्हें एक्सपर्ट जैसा दिखाता है। ये छोटी सी टेक्निक सामने वाले के दिमाग में 2 सिग्नल भेजती है। ये इंसान सोच समझकर बोलता है, ये पैनिक नहीं करता, मतलब इसे पता होगा। ये 3 चीजें इंसान को बिना ज्ञान के भी एक्सपर्ट बना देती हैं। लेकिन भाई, ऑथर ने यहां एक और चीज बताई है जो कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा डेंजरस है। बुक में ऑथर बताते हैं कि कई बार लोग कॉन्फिडेंट टोन को सच मान लेते हैं, भले ही कंटेंट हाफ कुक्ड या इनकम्प्लीट हो। ऑथर एक एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादातर बहसों में वही जीतता है जो जोर से नहीं बल्कि शांत होकर स्पष्ट आवाज में बोलता है। इसका मतलब, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो लाउड बोलकर एक्ट मत करो। स्लो, कंपोज्ड और क्रिस्टल क्लियर बोलो। बॉडी कंट्रोल में रखो। बस इतना ही काफी है कि सामने वाला बोले, ये तो एक्सपर्ट लग रहा है। यही वो मोमेंट है जब मैनिपुलेशन शुरू होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पहला हथियार है, असली खेल अगले चैप्टर में शुरू होता है, जहां इंसान बिना कोशिश किए भी तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। वो तुम्हारी बात मानने लगता है, तुम पर ट्रस्ट करने लगता है, बिना रीजन के। ये स्किल मैनिपुलेशन का असली डोरवे खोलती है। अगला चैप्टर वही है जो लोगों की साइकोलॉजी को बेंड कर देता है। चैप्टर 2, बिल्डिंग अ क्विक रैपोर। कभी किसी अजनबी से पहली बार मिले हो और बस 2 मिनट में ऐसा फील हुआ कि ये बंदा तो अपना लगता है? ये मैजिक नहीं है, ये मैनिपुलेशन का सबसे साइलेंट वेपन है, रैपोर। पिछले हफ्ते कैफे में राहुल का इंटरव्यू था। वो थोड़ा नर्वस था, सोच रहा था इंटरव्यूअर उसको ग्रिल करेगा। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यूअर लगभग 10 सेकंड में राहुल से हंसते हुए बात करने लगा। और अजीब बात, राहुल भी ओपन हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, बातों में फ्लो आ गया। बाद में राहुल बोला, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इसे जानता भी नहीं, फिर भी ऐसा लगा कि ये तो बहुत टाइम से मेरा दोस्त है। ये है रिपोर्ट का असली खेल। अब सवाल ये, क्या इंटरव्यूअर सच में इतना अच्छा इंसान था, या फिर उसने कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो राहुल को सिर्फ अपना फील करा दे? ऑथर कहते हैं कि रिपोर्ट बनाना लॉजिकल नहीं, इमोशनल प्रोसेस है। यानी लोग फैक्ट्स नहीं देखते, लोग अपनापन महसूस करते हैं। बुक में ऑथर एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, मिररिंग। सामने वाले के बोलने की स्पीड, बॉडी पॉस्चर, टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा मैच करो। ये सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि हम दोनों सेम तरह सोचते हैं, और इंसान ऑटोमेटिकली रिलैक्स होकर उस पर ट्रस्ट करने लगता है। ऑथर इसे कम्युनिकेशन का सबसे जल्दी असर करने वाला हथियार कहते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगला स्टेप रिपोर्ट को इतना मजबूत कर देता है कि सामने वाला तुम्हारे खिलाफ सोच ही नहीं पाता।
बुक में ऑथर एक केस स्टाइल एग्जाम्पल देते हैं कि रपोर बनाने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट शुरुआत के 30 सेकंड होते हैं। इन 30 सेकंड में 3 चीजें करो। हल्का सा जेन्युइन मुस्कुराना, इससे सामने वाले का डिफेंस गिरता है। नाम 2 बार रिपीट करना। ऑथर कहते हैं कि नाम सुनकर इंसान को इंस्टेंट इंपॉर्टेंस फील होती है। एक छोटी सी रिलेटेबल लाइन जैसे, हाँ ट्रैफिक आज सच में थोड़ा ज्यादा था, या काफी की खुशबू आज कमाल है। ये छोटी सी लाइन सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल भेजती है, ये इंसान मेरी दुनिया समझता है, और बस कनेक्शन बन जाता है। रपोर्ट कभी खुद से नहीं बनता, रपोर्ट बनाया जाता है, वो भी स्ट्रेटजी से। लेकिन ऑथर यहां रुकते नहीं। वो कहते हैं कि रिपोर्ट बन जाने के बाद इंसान के दिमाग में एक खतरनाक चीज होती है, वो तुम्हारी बातों को क्रॉस चेक करना छोड़ देता है। यानी अब तुम हाफ ट्रूथ, ट्विस्टेड फैक्ट्स, इनकम्प्लीट बातें, कुछ भी बोलो, वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और यही चीज अगले चैप्टर में असली रूप लेती है। अगला चैप्टर मैनिपुलेशन की सबसे डार्क स्किल खोलता है, परफेक्ट लाई बनाना, वो झूठ जो सच जैसा सुनाई देता है। अगले चैप्टर में खेल और गहरा होने वाला है। चैप्टर 3, टेलिंग द परफेक्ट लाई। झूठ बोलना सबको आता है, लेकिन वो झूठ बोलना जो सामने वाले को सच जैसा लगे, ये स्किल बहुत कम लोगों के पास होती है। और यही मैनिपुलेशन अपनी असली ताकत दिखाता है। दोस्तों सोचो, रोहान का एग्जाम्पल। उसका दोस्त उससे पूछता है, तू कल कहाँ था, कॉल क्यों नहीं उठाया। सच ये था कि रोहान एक नॉर्मल सी पार्टी में था, लेकिन उसने कहा, भाई वो मेरे फोन की बैटरी अलग से प्रॉब्लम कर रही थी, चार्जर भी नहीं मिल रहा था, नेटवर्क भी बंद हो गया था। और उसके दोस्त को तुरंत शक हो गया। क्यों? क्योंकि झूठ जितना लंबा और जटिल होता है, उतना ही नकली लगता है। तो फिर वो झूठ कैसा होता है जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता, जो सुनने में इतना नेचुरल लगे कि सामने वाला खुद ही मान ले। ऑथर व्लादिस्लाव जाकचेंको एक पावरफुल बात कहते हैं, झूठ नहीं पकड़ा जाता, झूठ की कॉम्प्लेक्सिटी पकड़ी जाती है। बुक में वो एक एग्जाम्पल देते हैं। सुबह मैं ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर गया था, और सुबह 9 बजे मैं अपने घर के सामने सड़क पर खड़ा होकर ताज़ा हवा ले रहा था। ऑथर बताते हैं, दोनों स्टेटमेंट सच हो सकती हैं, लेकिन पहली वाली ज्यादा बिलीवेबल लगती है, क्योंकि वो सिंपल है, सीधी है, बिना जरूरत के डिटेल नहीं देती। यहीं से परफेक्ट लाई की असली शुरुआत होती है। लेकिन ऑथर की सबसे डेंजरस बात अभी बची है, जिससे पता चलता है कि झूठ को सच जैसा सुनाने के लिए क्या असली फॉर्मूला चाहिए। बुक में ऑथर बताते हैं कि परफेक्ट लाई के सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। रूल 1, कम बोलो पर साफ बोलो। ज्यादा डिटेल्स देने से दिमाग शक करता है, कम डिटेल्स देने से दिमाग अस्यूम कर लेता है कि बात सच है। रूल 2, झूठ बोलने से पहले माइक्रो पॉज लो। बुक में भी लिखा है कि पॉज व्यक्ति को सोचकर बोलने वाला दिखाता है, और दिमाग सोचकर बोलने वालों पर भरोसा करता है। रूल 3, टोन स्टेडी रखो। झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन पैनिक है। अगर टोन नॉर्मल है और स्पीड सेम है, तो सामने वाला झूठ पकड़ ही नहीं पाता। ऑथर कहते हैं, परफेक्ट लाई का स्किल ट्रूथ की तरह बिहेव करने में है। यानी झूठ बोलते वक्त उस कॉन्फिडेंस में बोलो जैसा सच बोलते वक्त बोलते हो। यही है वो जगह जहां लोग मैनिपुलेट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन भाई, ऑथर एक शॉकिंग बात बताते हैं, झूठ सिर्फ अकेला काम नहीं करता। झूठ को असरदार बनाने के लिए पहली जरूरत है सामने वाले को अग्रीमेंट की तरफ धकेलना। यानी परफेक्ट लाई सबसे अच्छा तब काम करता है जब इंसान पहले से ही मानने की तरफ झुका हो। और यही स्किल है अगले चैप्टर की, फोर्सिंग पीपल इनटू अग्रीमेंट। यानी सामने वाले को ऐसे मोड़ देना कि वो तुम्हारे शब्दों से बच ही ना सके। अगला चैप्टर मैनिपुलेशन का असली हथियार खोल देता है। चैप्टर 4, फोर्सिंग पीपल इनटू अग्रीमेंट। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अपनी बात ऐसे रखते हैं कि तुम ना चाहते हुए भी हाँ बोल ही देते हो। तुम्हें लगता है तुमने फैसला लिया, लेकिन असल में फैसला पहले से ही तुम्हारे लिए तय किया जा चुका था।
इसे कहते हैं अग्रीमेंट को फोर्स करना। मान लो तुम मोबाइल स्टोर में गए हो सिर्फ कवर लेने, लेकिन सेल्समैन 2 मिनट में ये बोल देता है, सर ये वाला कवर ज्यादा स्ट्रांग है, या ये वाला जो स्लिम लुक देता है। तुम सोचते हो कि तुम चॉइस कर रहे हो, लेकिन तुमने गौर किया उसने तुम्हें हाँ या नहीं का ऑप्शन दिया ही नहीं। उसने ऑप्शन दिया बस इनमें से कौन सा, और तुम डिसाइड करने लगते हो। यही हिडन मैनिपुलेशन है, जिसमें सामने वाला तुम्हें ऐसा फ्रेम दे देता है जहां ना सोचना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये लोग हमारे दिमाग को ऐसा क्या सुना देते हैं कि हम अपनी मर्जी भूलकर उनकी बात मान लेते हैं। ऑथर व्लादिस्लाव ज़ाख्चेंको बताते हैं कि लोग जबरदस्ती नहीं मानते, लेकिन स्ट्रक्चर में बंधी हुई बात को आसानी से मान लेते हैं। बुक में उनके कई आर्ग्यूमेंट्स का पैटर्न साफ दिखता है। पॉइंट साफ, फिर रीजन, फिर एग्जाम्पल, फिर छोटी साइलेंस, फिर डायरेक्ट कंक्लूजन। ये सुनने वाले के दिमाग में लाइनियर सोच एक्टिवेट कर देता है। और लीनियर सोच का मतलब अग्रीमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड। ऑथर कहते हैं कि सही स्ट्रक्चर इंसान को सवाल पूछने से रोक देता है। यही अग्रीमेंट का पहला हथियार है। लेकिन स्ट्रक्चर तो बस शुरुआत है। असली मैनिपुलेशन आगे है, जिसमें तुम सामने वाले को खुद ही फैसला लेने का इल्यूजन देते हो। द 2 चॉइसेस ट्रैप। ऑथर अपने आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल्स में जो सबसे हिडन ट्रिक यूज करते हैं वो है चॉइस देना, कंट्रोल रखना। सामने वाले को 2 चॉइसेस दो, लेकिन दोनों चॉइसेस तुम्हारे फेवर में हो। जैसे तुम ये काम शाम तक करोगे या सुबह 10 बजे तक। नोटिस करो, दोनों ऑप्शंस में काम होना तय है, बस टाइमिंग डिसाइड करनी है। इसे कहते हैं फोर्स्ड एग्रीमेंट। दूसरा टूल, द कमिटमेंट पुल। स्मॉल यस, बिग यस। पहले छोटी बात पर एग्रीमेंट लो। ये पॉइंट क्लियर है ना? हाँ, इतना समझ में आ रहा है। ये छोटे यस दिमाग को एग्रीमेंट मोड में डाल देते हैं, और फिर बड़ा यस देना आसान हो जाता है। ऑथर साफ कहते हैं झगड़ा सबसे ज्यादा ना पर शुरू होता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर हाँ ले ली तो सामने वाला झगड़े की एनर्जी खो देता है, और जब एनर्जी गिरती है अग्रीमेंट अपने आप होता है। लेकिन ऑथर की सबसे डेंजरस बात अभी बाकी है। वो कहते हैं कि अग्रीमेंट तभी स्ट्रांग होता है जब सामने वाला पहले से ही मानने की स्टेट में हो, और ये स्टेट बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है प्राइमिंग। यानी इंसान के दिमाग में ऐसा बीज डाल दो कि वो बाद में वही सोचे जो तुम चाहो। अगला चैप्टर मैनिपुलेशन की सबसे साइकोलॉजिकल स्किल खोलता है। चैप्टर 5, द प्राइमिंग इफेक्ट। कभी सोचा है कुछ लोग तुमसे कुछ बोलें बिना ही तुम्हें उसी दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं? तुम्हें लगता है कि फैसला तुमने लिया, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग को पहले से ही सेट कर दिया गया था। यही है प्राइमिंग, मैनिपुलेशन की सबसे खामोश टेक्निक। मान लो तुमने बस कैजुअली किसी दोस्त से सुन लिया, यार आज मौसम बड़ा भारी लग रहा है। तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन 10 मिनट बाद तुम खुद सोचने लगते हो, हाँ सच में थोड़ा भारी सा फील हो रहा है। ये कैसे हुआ? क्या उसके शब्दों ने मौसम बदल दिया? नहीं, उसने तुम्हारे दिमाग की सोच बदल दी। यह है प्राइमिंग का असली असर। सामने वाला बोले एक लाइन और तुम्हारा दिमाग उस लाइन से जुड़ी डायरेक्शन में चल पड़े। लेकिन सवाल ये इंसान के दिमाग में होता कैसे है, और क्यों लोग समझ भी नहीं पाते कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है? ऑथर व्लादिस्लाव ज़ाख्चेंको लिखते हैं कि प्राइमिंग इंसान के दिमाग में एक हिडन दबाव डालता है, जिससे फैसले प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। यानी प्राइम कर दो और सामने वाला प्रेडिक्टेबली वही सोचेगा जो तुमने इनडायरेक्टली सेट किया है। बुक में ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग एसोसिएशन पर चलता है। एक शब्द, एक इमेज, एक टोन, ये सब मिलकर हमारी सोच को उस दिशा में खींच लेते हैं जहां मैनिपुलेटर चाहता है। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि प्राइमिंग सच से तेज काम करता है, क्योंकि इसका असर सबकॉन्शियस पर पड़ता है। लेकिन भाई, प्राइमिंग सिर्फ शब्दों से नहीं होती। सबसे डेंजरस प्राइमिंग होती है सिचुएशंस के जरिए। ऑथर एक पावरफुल एग्जाम्पल समझाते हैं कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदलने से इंसान का डिसीजन बदल जाता है। मान लो तुम किसी को कहना चाहते हो,
तुम्हें ये काम करना चाहिए। अगर सीधे बोलोगे वो आर्ग्यू करेगा, लेकिन अगर पहले तुम कैजुअली कह दो, आजकल जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो ही जल्दी ग्रो करते हैं, ये लाइन एक आइडेंटिटी प्राइम बन जाती है। अब जब तुम काम बताओगे, सामने वाला अंदर से प्रेशर फील करेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं प्रोएक्टिव नहीं दिखूंगा, और वो अग्री कर जाएगा। ऑथर कहते हैं, प्राइमिंग में तुम इंसान को रीजन नहीं देते, तुम इंसान को डायरेक्शन दे देते हो, और ये डायरेक्शन इतनी स्मूथ होती है कि सामने वाला उसे अपनी ही सोच समझकर मान लेता है। यही मैनिपुलेशन का सबसे क्लीन तरीका है। लेकिन ऑथर की सबसे बड़ी वार्निंग ये है, प्राइमिंग तभी काम करती है जब तुम अथॉरिटी जैसे दिखते हो। अगर सामने वाला तुम्हें नॉलेजेबल, स्टेबल या एक्सपर्ट नहीं मानता तो प्राइमिंग का असर आधा हो जाता है। और इसी बारे में अगला चैप्टर मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल वीकनेस खोलता है, यानी लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट उन पर जो पावरफुल दिखते हैं। अगला चैप्टर बताता है कि कैसे लोग सच नहीं, बस जिसने कहा उसे फॉलो करते हैं। चैप्टर 6, अथॉरिटी बायस। अजीब है लेकिन सच है, लोग सही बात पर नहीं, सही दिखने वाले इंसान पर भरोसा करते हैं। कई बार हम किसी की बात इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट जैसा दिखता है, चाहे वो सच बोल रहा हो या नहीं। यही मैनिपुलेशन का सबसे आसान और सबसे डेंजरस हथियार है। अथॉरिटी बायस। कल्पना करो तुम जिम में नए हो, एक बंदा आता है, बॉडी टोन्ड, हाथ में शेकर, कॉन्फिडेंट वॉक। वो कहे, भाई ये वर्कआउट गलत है, इससे चोट लग सकती है। इंस्टेंटली तुम रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा वो सच था? जरूरी नहीं, लेकिन वो एक्सपर्ट जैसा दिख रहा था, तो तुम्हारा दिमाग बिना चेक किए उसकी बात मान गया। अब सोचो, वही बात अगर एक रैंडम स्किनी लड़का बोलता, तुम शायद इग्नोर कर देते। यानी बात का असर नहीं, बोलने वाले का असर काम करता है। लेकिन दिमाग ऐसा करता क्यों है? हम किसी इंसान की बात को सच सिर्फ उसके दिखने या साउंडिंग से क्यों मान लेते हैं? ऑथर बताते हैं कि लोग खुद निर्णय नहीं लेते, वे अथॉरिटी की शॉर्टकट से निर्णय लेते हैं। यानी अगर सामने वाला कॉन्फिडेंट दिख रहा है, काल्म टोन में बोल रहा है, क्लियर स्ट्रक्चर में बात रख रहा है और थोड़ी प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज कर रहा है, तो दिमाग मान लेता है कि यह सही होगा। ये एक मेंटल शॉर्टकट है जो हमें सोचने की मेहनत से बचाता है। ऑथर का साफ पॉइंट है, अथॉरिटी दिखाई जाती है, मांगी नहीं जाती। यानी तुम एक्सपर्ट बने नहीं, एक्सपर्ट दिखे, बस काफी है। लेकिन भाई, ऑथर की सबसे खतरनाक बात अब आती है, अथॉरिटी सिर्फ दिखने से नहीं बनती, अथॉरिटी क्रिएट भी की जाती है। बुक में ऑथर अपने लॉजिक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से बताते हैं कि जब तुम अपनी बात को रीजन, एग्जाम्पल, शॉर्ट पॉज, कंक्लूजन इस फॉर्मेट में कहते हो, तो तुम ऑटोमेटिक एक्सपर्ट लगने लगते हो। क्योंकि ये फॉर्मेट टीचर जैसा लगता है, लीडर जैसा लगता है। उदाहरण, ये तरीका काम करेगा क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल है। 1 सेकंड पॉज। देखो, अगर तुमने यह किया तो सामने वाला प्रेडिक्टेबली ऐसा रिएक्ट करेगा। फिर पॉज। इसलिए यह तरीका सबसे इफेक्टिव है। इस तरह बोलने वाला नॉर्मल इंसान से सीधा अथॉरिटी फिगर लगने लगता है। ऑथर कहते हैं, अथॉरिटी बनाने का 50% हिस्सा सिर्फ डिलीवरी है, और यही डिलीवरी लोगों को तुमसे डिसएग्री करने से रोक देती है। यानी वो तुम्हारी बात पर शक करने की बजाय मानने की तरफ झुक जाते हैं। अथॉरिटी बायस इतना पावरफुल है कि गलत सलाह भी सही मान ली जाती है, अगर सलाह एक्सपर्ट टोन में दी गई हो। लेकिन ऑथर यहां रुकते नहीं। वो बताते हैं कि अथॉरिटी सिर्फ मानने की शक्ति देती है, लेकिन असली मैनिपुलेशन तब होता है जब तुम बात को ऐसे पेश करो कि सामने वाला उसे एक ही डायरेक्शन में देखे। यानी तुम उसके दिमाग का फ्रेम बदल दो, और इसी स्किल का नाम है फ्रेमिंग। अगला चैप्टर बताता है कि कैसे सच, झूठ, सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट सबको बस फ्रेमिंग बदलकर अपने फेवर में ट्विस्ट किया जा सकता है। अगला चैप्टर मैनिपुलेशन का सबसे सिनेमैटिक हथियार खोलेगा। चैप्टर 7, फ्रेमिंग।
सच बदलना मुश्किल है, लेकिन सच कैसे दिखता है ये बदलना बेहद आसान है। और जो इंसान ये करना सीख गया, वो किसी भी बातचीत, किसी भी बहस, किसी भी डिसीजन में गेम पलट सकता है। यही है फ्रेमिंग, मैनिपुलेशन का सबसे सिनेमैटिक हथियार। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त मूवी देखने जा रहे हो। तुम कहो, यार ये फिल्म सुन रखा है, स्लो है। तुम्हारा दोस्त तुरंत बोले, स्लो नहीं, ये फिल्म डिटेल्ड है, डायरेक्टर्स ने हर सीन को डेप्थ दी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, फिल्म वही है, लेकिन उसने स्लो शब्द को बदलकर डिटेल्ड कर दिया और दिमाग में फिल्म की पूरी इमेज बदल गई। यानी उसने सिर्फ फ्रेम बदल दिया और पूरी परसेप्शन बदल गई। तो सवाल ये, क्या फ्रेमिंग सिर्फ वर्डिंग बदलने का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल शक्ति छिपी है? ऑथर लिखते हैं कि फ्रेमिंग डजंट चेंज फैक्ट्स, इट चेंजेस व्हाट पीपल फोकस ऑन। यानी तुम फैक्ट नहीं बदलते, तुम लोगों की नजर किस हिस्से पर रुकेगी ये चुनते हो। बुक में ऑथर बताते हैं कि दो लोग एक ही बात सुनते हैं, लेकिन फ्रेमिंग अलग हो तो सोच भी अलग हो जाती है। जैसे ये प्रोजेक्ट रिस्की है वर्सेस ये प्रोजेक्ट हाई रिटर्न पोटेंशियल रखता है। फैक्ट वही है, रिस्क है, लेकिन फ्रेमिंग ने दिमाग का पूरा एंगल बदल दिया। ऑथर कहते हैं कि मनाने से आसान है नजरिया बदल देना, लेकिन भाई फ्रेमिंग का असली कमाल तब होता है जब तुम उसे इतनी स्मूथ तरीके से इस्तेमाल करो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि उसकी परसेप्शन को रीडायरेक्ट किया गया है। बुक में ऑथर एग्जाम्पल्स में बार बार ये दिखाते हैं कि आर्ग्यूमेंट को अगर तुम्हारे फेवर में फ्रेम कर दिया जाए तो सामने वाला डिसएग्री कर ही नहीं पाता। ऑथर के स्ट्रक्चर को समझो। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो है, बल्कि वैसे जैसे वो दिखाना चाहते हैं। फिर एग्जाम्पल देते हैं जो उसी फ्रेम को सपोर्ट करे। फिर छोटी पॉज ताकि दिमाग उसी फ्रेम में सेटल हो जाए। फिर कंक्लूजन बोलते हैं जो अब लॉजिकल लगने लगता है। यही टेक्निक उन्हें ऑथर नहीं, एक मास्टर परसुएडर बनाती है। एग्जाम्पल समझो। अगर किसी को कहना है कि मीटिंग में तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो हार्श बोलने की बजाय यह फ्रेमिंग यूज करो, तुम्हारी डिलीवरी नेचुरल है और इसी नेचुरल स्टाइल को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड कर दोगे तो इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। यहां तुमने गलती नहीं बताई, तुमने एंगल बदल दिया और सामने वाले को लगा कि उसे क्रिटिसाइज नहीं, गाइड किया जा रहा है। यह है फ्रेमिंग की असली ताकत। ऑथर कहते हैं फ्रेमिंग में जीतने की जरूरत नहीं होती, बस देखने का तरीका बदलना होता है। लेकिन भाई, ऑथर एक ऐसी चीज बताते हैं जो फ्रेमिंग से भी ज्यादा स्नीकी है। फ्रेमिंग में तुम परसेप्शन बदलते हो, लेकिन अगला वेपन क्या करता है? वो परसेप्शन नहीं, बल्कि पूरी बहस की डायरेक्शन ही बदल देता है। उसे कहते हैं द इररेलेवेंस टेक्निक। यानी सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और तुम बात को उस जगह ले जाओगे जहां तुम अनबीटन हो। चैप्टर 8, द इररेलेवेंस टेक्निक। कभी नोटिस किया है, किसी आर्ग्यूमेंट में सामने वाला अचानक टॉपिक बदल देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि असली मुद्दा कब गायब हो गया। तुम सोचते रहते हो कि बहस चल रही है, लेकिन असल में तुम एक नए मैदान में लड़ रहे होते हो, जहां रूल्स भी उसके हैं और जीत भी उसी की है। यही सबसे डेंजरस हथियार है, द इररेलेवेंस टेक्निक। मान लो तुम अपने दोस्त से कह रहे हो, यार तू हमेशा लेट आता है, मीटिंग मिस हो जाती है। अब लॉजिकली तो उसे टाइमिंग की बात करनी चाहिए, लेकिन वो जवाब देता है, मैं लेट आता हूं लेकिन कम से कम काम परफेक्ट करता हूं। कुछ लोग की तरह बिना सोचे समझे काम नहीं करता। बस 1 सेकंड में टॉपिक बदल गया। अब तुम उसके लेट आने की बात भूलकर अपने काम को डिफेंड करने लगते हो और असली मुद्दा गायब। यही है इररेलेवेंस टेक्निक का असली खेल। सामने वाले को ऐसे मोड़ पर ले जाना जहां वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाए कि असली मुद्दा क्या था। लेकिन सवाल ये, लोग कैसे इतनी स्मूथ तरीके से इररेलेवेंट पॉइंट डाल देते हैं कि सामने वाला नोटिस भी नहीं करता? ऑथर इस टेक्निक को आर्ग्यूमेंट डाइवर्जन वेपन कहते हैं। उनका कहना है कि इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता,
ज्यादातर लोग बस जीतना चाहते हैं, और जब मैनिपुलेटर जानता है कि सीधे मुद्दे पर जीतना मुश्किल है तो वो मुद्दा ही बदल देता है। ऑथर साफ कहते हैं, इरेलीवेंस इंसान के अटेंशन को हाईजैक कर लेती है, क्योंकि हमारा दिमाग लिनियर सोचता है। एक नई बात सुनते ही पुराने ट्रैक से उतर जाता है, और यही जगह मैनिपुलेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन भाई, इस टेक्निक की सबसे तीखी ताकत अभी बाकी है। इरेलीवेंस सिर्फ टॉपिक नहीं बदलती, ये तुम्हारी इमोशनल एनर्जी भी शिफ्ट कर देती है। बुक में ऑथर की आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जब डिस्कशन ट्रिकी हो जाए तो वो तुरंत एक नया एंगल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर कोई उनसे पूछे ये तरीका अनएथिकल नहीं है, तो वो डायरेक्टली एथिक्स पर बात नहीं करते, वो फ्रेम शिफ्ट करते हैं। अनएथिकल तब होता है जब तुम किसी को हार्म करो। ये टेक्निक्स हार्म नहीं करती, ये लोगों को एक स्मूथ स्ट्रक्चर देती हैं। देखा, अब चर्चा एथिक्स से हटकर हार्म वर्सेस नो हार्म पर आ गई। ये है इरेलीवेंस। सवाल वही था, लेकिन जवाब नए एंगल में है, और लिसनर उस नए एंगल को नॉर्मल मान लेता है। ऑथर कहते हैं, इरेलीवेंस में तुम जीतते नहीं, सामने वाले को डायरेक्शन से भटका देते हो, और डायरेक्शन भटकी तो जीत अपने आप हो जाती है। लेकिन भाई, ऑथर एक बड़ी चेतावनी भी देते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें बिना स्ट्रैटेजी के यूज किया तो लोग तुम्हें मैनिपुलेटर पहचान लेंगे। अगले सेक्शन में ऑथर बताते हैं कौन सी सिचुएशंस में मैनिपुलेशन काम नहीं करना चाहिए और कब ये उल्टा पड़ जाता है। ये वो हिस्सा है जो एक मैनिपुलेटर को स्मार्ट बनाता है और स्मार्ट इंसान को अनटचेबल। सुनो भाई, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। लोग मैनिपुलेशन से डरते हैं, लेकिन तुमने उसे समझने का फैसला किया। लोग कंट्रोल होने से भागते हैं, लेकिन तुमने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक स्ट्रेटेजिक इंसान में। अब तुम ये टेक्निक्स जान चुके हो, कैसे लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे बातों में घुमा देते हैं, कैसे फ्रेमिंग बदलकर सच ट्विस्ट कर देते हैं, और कैसे अग्रीमेंट फोर्स कर देते हैं बिना तुम्हें एहसास कराए। अब चुनाव तुम्हारा है। इनको शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचाओ, या इनको स्किल की तरह यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी टेक्निक की असली ताकत तुम्हारी क्लैरिटी और इंटेंशन में होती है। जितना साफ दिमाग, उतनी तेज पावर। और अगर ये पूरा ऑडियो बुक तुम्हें थोड़ी सी भी समझ, क्लैरिटी या माइंड ओपनिंग पावर दे पाया है, तो भाई, ये बस शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे जर्नी का हिस्सा बनो। मैं ऐसी ही पावरफुल, माइंड शार्पनिंग ऑडियो बुक्स लाता हूं जो तुम्हारी थिंकिंग, माइंडसेट और लाइफ डिसीजंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो एक काम करो, अगर अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला ऑडियो बुक शायद वही हो जिससे तुम्हारी लाइफ की दिशा बदल जाए। और हां, अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आया, थोड़ा भी वैल्यू मिला, तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें किस तरह की कंटेंट चाहिए और मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा पावरफुल चीजें बना सकूं। चलो भाई, सीधे अगले ऑडियो बुक में मिलते हैं। तैयार रहना, क्योंकि अगली कहानी, अगला लेसन शायद तुम्हारी सोच की असली शुरुआत हो।